हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मुझे पता है वीडियो बहुत लेट आ रही है, बट मैं अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इस चक्कर में मैं वीडियो बना नहीं पाई थी। तो मैं लेके आ गई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फ्रीडम। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे लिए फ्रीडम क्यों ज़रूरी है, फ्रीडम होती क्या है, क्या हमें फुली फ्रीडम मिल रही है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री हमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देती है, कुछ मतलब दो तरह के एग्जांपल्स देती है। एक तो कि बहुत डोमिनेट था, एक्सप्लॉइटेड था, एनस्लेव था, मतलब बंदी बना के रखना, वो सब था। बट एक ही तरफ हम एग्जांपल्स देखते हैं कि जो हमारे वो थे, लोग थे, उन्होंने फ्रीडम के लिए कितना स्ट्रगल करा है, अपनी लाइफ को उन्होंने त्याग दिया, बिल्कुल अपनी मतलब कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, तो हमारे मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में दोनों एग्जांपल्स हैं कि एक तो बहुत डोमिनेटिंग था, बहुत ऐसे था, और दूसरा कि कितने लोगों ने एक बहुत बड़ा काम करा है फॉर द फ्रीडम, फॉर द और स्ट्रगल्स कितने करे हैं। ठीक है, तो जो हाउएवर गिवन द डाइवर्स इंटरेस्ट एंड एम्बिशंस ऑफ पीपल एनी फॉर्म ऑफ सोशल लिविंग रिक्वायर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब अगर हम एक फ्रीडम भी है या फिर कुछ भी चीज़ है, हमारे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते ही हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे हमने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए जाते थे। ठीक है, वैसे ही फ्रीडम में है, कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, डिफरेंस देखेंगे हम नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में या फ्रीडम में, और समझेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय हार्म प्रिंसिपल। ये इधर ठीक है, ये सब। अब हम यहाँ पे दो कहानियों से स्टार्ट करेंगे। एक है नेल्सन मंडेला जी की, और इनकी है, ये है नेल्सन मंडेला जी, और ये है ऑन सू गई। ये तो पहले हम आते हैं नेल्सन मंडेला जी की कहानी पे। इनकी एक बुक थी, एक ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें उन्होंने बताया था अपनी स्टोरी। ठीक है, तो तुम्हें पता है साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम चलता था जिसको हम बोलते हैं अपार्थाइड। इसमें क्या था, एक लाइक डिस्क्रिमिनेशन था टुवर्ड्स ब्लैक पीपल, मतलब जिनका कलर थोड़ा ब्लैक था, मतलब फेयर नहीं था, और ब्लैक और वाइट के बीच में चलता था। ये वाइट डोमिनेट करते थे और बोलते थे कि ब्लैक हमारे कंट्री में वो नहीं करते, एडजस्ट नहीं करना चाहिए, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, इनको स्कूल्स के लिए अलाउड नहीं करा। ये सब इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे ब्लैक लोगों के ऊपर। ठीक है, तो इस फाइट में नेल्सन मंडेला जी इन्वॉल्व हुए थे। ठीक है, ब्लैक लोगों के लिए उन्होंने लड़ा था, प्रोटेस्ट करे थे। ठीक है, सब कुछ करा था इन्होंने। इवन वो 28 ईयर्स के लिए जेल भी गए थे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये देखो, 28 ईयर्स इन जेल, मतलब एक तरह से तुम लगा लो एक बंदे की एक पूरी जवानी जेल में, 28 ईयर्स। ठीक है, ना वो किसी से मिलते थे, ना वो अपनी फेवरेट गेम खेल सकते थे। ठीक है, ना अपने पसंद के कपड़े पहन सकते थे, ना अपने पसंद के म्यूज़िक सुन सकते थे। बस वो एक जेल में बंद थे। क्यों? क्योंकि उनको फ्रीडम दिलवाना था ब्लैक लोगों के लिए। ठीक है, तुम देख रहे हो कितना स्ट्रगल करा, मतलब कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। मान लो एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, ठीक है, वो उसका भी एक तरह से वही चल रहा होता है फेज़, एक स्ट्रगल का फेज़, पहले पेपर फिर इंटरव्यू, जिसमें वो अपने पसंद के गाने नहीं सुनता या घूमने नहीं जाता या कुछ भी। ठीक है, वो देखता होगा हमारे फ्रेंड्स इन्जॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से उनको लग रहा होगा कि हम बंद गए। ठीक है, हमें फ्रीडम नहीं मिल पा रही, ये सब। तो ये थी नेल्सन मंडेला जी की कहानी कि मतलब उन्होंने फ्रीडम के लिए, ब्लैक लोगों की फ्रीडम के लिए, फ्रीडम देखो कितनी ज़रूरी है, कि उनकी फ्रीडम के लिए इन्होंने कितना स्ट्रगल करा था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन सान सू कई की कहानी। ये इंस्पायर थी किससे? गांधी जी के थॉट से। ठीक है, इनको नॉन वायलेंस ज़्यादा पसंद था।
तो ये म्यांमार की बात है जब वहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा था, ठीक है। मिलिट्री रूल चल रहा था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रही थी गवर्नमेंट। तो ऑन सान सू की जो है वो अपने हाउस अरेस्ट में थी, ठीक है। उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था अपनी ही कंट्री में, ठीक है। वो उनके हस्बैंड जो है उनको जो कैंसर से उनकी डेथ होने वाली थी, वो उनसे भी मिलने नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनको डर था अगर मैं इंग्लैंड उनसे मिलने जाऊंगी तो मुझे ये लोग अपने देश में वापस नहीं आने देंगे, उनको अपने देश में रहना था, ठीक है। इस चक्कर में वो अपने हस्बैंड से भी मिलने नहीं गई जो कि कैंसर से उनकी डेथ होने वाली थी, ठीक है। ऑन सान सू की सो हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल। तो उन्होंने एक अपनी बुक लिखी जिसमें उन्होंने बोला फॉर मी रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फॉर फियर एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। मतलब जब तक तुम अपने डर से फ्रीडम नहीं लोगे, मतलब फ्रीडम फ्रॉम फियर मतलब अपने डर से मुक्त नहीं होगे, तब तक तुम एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ नहीं जी पाओगे। एक मिनट, ये रहा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी ओपिनियन से डर रहे हैं दूसरे लोगों की, या हम अपने एटीट्यूड या अपनी अथॉरिटी से गा रहे हैं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है अपनी खुद की आवाज़ सुनना, जो हम सोच रहे हैं वो सब करना। Yet we find that we often exhibit such fear. For Aung San Suu Kyi, living a human dignified life require us to be able to overcome such fear, मतलब अपने fear से मुक्त होना, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम क्या होती है। फ्रीडम अगर हम अपनी बात करें तो हम बोलेंगे कि जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो वो है भाई फ्रीडम, ठीक है। सबके लिए यही होगा कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी यही होगा कि जहाँ पे कोई हमें वो ना कर रहा हो कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वो नहीं पहनना, वैसे नहीं पहनना, वैसे सब। फ्रीडम इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट। मतलब एक्सटर्नल का कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी चीज़ है कि भाई ये ऐसे रोक टोक, वो एब्सेंट हो एक इंडिविजुअल के लिए, फ्रीडम वो होती है। In terms of this definition, an individual could be considered free if he or she is not subject to external controls or coercion and is able to make independent decisions and act in autonomous way। वही कि बाहर से कोई भी इंटरफेरेंस ना हो और अपने डिसीजंस जो हैं अपना मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाएँ और अपना मन मुताबिक जो भी वो करना चाहते हैं वो कर पाएँ, ठीक है। और अपनी जो भी क्रिएटिविटी है वो डेवलप कर पाएँ, कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर पाएँ, कोई भी एब्सेंस हो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स की। वही सेम बात बार बार कि जिससे कि अपना जो टैलेंट है लोग डेवलप कर पाएँ। कि कई बार किसी के नज़रिए में होता है कि भाई डांस के एग्जांपल ले लेते हैं, डांस अच्छा नहीं है, डांस ऐसे नहीं करते, नहीं अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या है कि कंस्ट्रेंट है कि नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, मतलब। और अगर ये जब होता है फिर ये टैलेंट पे वो होता है कि डेवलप नहीं कर पाते लोग अच्छे से। कोई होते हैं, कोई इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि यार ये सोसाइटी ऐसे बोलेगी या ये ऐसे बोलेगी, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। No individual living in society can hope to enjoy total absence of any kind of constraints or restrictions। मतलब कोई भी इंडिविजुअल कोई भी सोसाइटी में रह रहा है वो कैन होप टू एन्जॉय टोटल एब्सेंस ऑफ, मतलब होप करता है कि कोई किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शंस ना आए, किसी भी तरह का कंस्ट्रेंट्स ना आए। लेकिन एक सोसाइटी में, ठीक है, एक सोशली एक मतलब एक तरह से कंस्ट्रेंट लगाना, रेस्ट्रिक्शंस लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम नहीं लगाएंगे वही कंस्ट्रक्शंस और रेस्ट्रेंट्स को, तो लोग जो मन करेगा वो करेंगे, लेकिन वो सही नहीं होगा। तुम्हारे लिए एक चीज़ फ्रीडम हो सकती है कि ये मेरे लिए फ्रीडम है, ये तो मैं करूँगा, लेकिन दूसरे के लिए वो फ्रीडम ना हो तो वो तो भी नहीं है ना। जैसे मान लो डीजे बजा रहे हो तुम, ठीक है, म्यूज़िक बजा रहे हो, रात को 12 बज रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या है, फ्रीडम हो रही है। लेकिन दूसरे लोग तुम्हारे नेबर्स हैं, ये सब जो है वो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत
लाइक एक फोर्सफुली है तो वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई ये काम तुम मत करो, हमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शंस लगाना ज़रूरी होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि तुमने गाना इतनी देर तक बजा लिया, इतनी तेज़ तुम बजा रहे हो तो तुम्हें पुलिस केस कर देंगे, लीगली एक्शन होगा, नहीं। इनफैक्ट या तो बोल देंगे अगर तुम नहीं मानोगे, इतने ढीठ हो गए तो फिर पुलिस बुलानी पड़ेगी, ठीक है। तो thus far we have defined freedom as the absence of constraint. To be free means to reduce or minimize social constraints that limit our ability to make choices freely. फ्री टू बी फ्री इसका मतलब कि सोशल कंस्ट्रेंट्स जो हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उसको कम कर दें, ठीक है, मिनिमाइज कर दें, जिससे कि वो हमारी एबिलिटी को लिमिट ना करे, हम अपने चॉइसेस फ्रीली ले पाएँ. However, this is only one aspect of freedom. To put it in another way, freedom has also a positive dimension. To be free, a society must widen the area in which individuals, groups, community, or nations will be able to charter their own destiny and be what they wish to be. Freedom in this sense allows the full development of the individual's creativity, सेंसिबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़, बीट इन स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट, म्यूज़िक, मतलब जो भी करना है लोगों को कर सकते हैं, बस मिनिमम ऑफ कंस्ट्रेंट्स, बस ये बोला गया है अभी फ्रीडम में. अब सोर्सेज क्या हैं कंस्ट्रेंट्स के, क्या कैसे मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं. रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स में कम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल से, ठीक है, बाहर से आते हैं, डोमिनेशन के थ्रू आते हैं. Such restrictions may be imposed by force or they may be imposed by a government through laws. या तो ये फोर्स से इन्फोर्स हो सकता है, लड़ सकता है, या तो ये गवर्नमेंट लगा सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट के लूज कह रही है, सॉरी, गवर्नमेंट के लॉज के थ्रू, ठीक है. This was a form of constraint represented by colonial rulers over their subjects or by the system of apartheid in South Africa. यही जो है वो कॉलोनियल रूलर्स के टाइम पे चलती थी, यही मतलब अपना डिसीजन थोपते थे, ये सब करते थे, डोमिनेट करते थे, ठीक है, लॉज के थ्रू ये सब. और एक मिनट, और ऐसी ही अपार्थाइड सिस्टम में हुआ कि गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, भाई ब्लैक हमारे लिए, हमारे में वो नहीं होते, ठीक है, ये सब. Some form of government may be inevitable, but if the government is a democratic one, the members of a state could. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट्स. मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाई जाती है, या तो एक फोर्स के थ्रू, या तो गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, या तो फोर्स के थ्रू लगाते हैं कि नहीं करना, वायलेंस के थ्रू, ठीक है, फोर्स मतलब इधर वायलेंस, और दूसरा जो कि गवर्नमेंट लगाती है लॉज के थ्रू, जो कि अपनी पावर को डोमिनेट करती है सिटीजन्स के ऊपर, पावर ऑफ द रूलर्स ओवर दी पीपल, ठीक है. ऐसे ही पहले कॉलोनियल रूलर्स जो थे वो डोमिनेट करते थे पीपल को, या फिर अपार्थाइड सिस्टम में लगा लो, ठीक है, यही सब होता था. अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है वो प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीडम ऑफ द पीपल को, ठीक है. Constraints on freedom can also result from social inequality of the kind implicit in the caste system, or which result from extreme economic inequality in the society. लेकिन जो restrictions जो है freedom पे, वो social inequality भी ला सकते हैं, in the caste system लगा लो, या फिर economic inequality लगा लो, इन सब में, ठीक है. सुभाष चंद्र जी ने कहा था, वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स. मतलब हम ऐसे वर्ल्ड में नहीं रह सकते जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ना हो, हमें रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरी है. नहीं, अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी तो सोसाइटी जो है वो एक क्योस हो जाएगी, ठीक है. डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, उनके आइडियाज़ अलग होते हैं, उनके ओपिनियंस अलग होते हैं. तो ये जो अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी तो इससे लड़ाइयाँ होगी, वायलेंस बढ़ेगा, ठीक है. तो इसलिए सोसाइटी नीड्स सम मैकेनिज्म टू कंट्रोल वायलेंस एंड सेटल डिस्प्यूट. सो लॉन्ग एज वी आर एबल टू रिस्पेक्ट, अगर मतलब जितना हम दूसरे के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, अपना कोई भी व्यू इम्पोज ना करेंगे दूसरों पे, ठीक है, वी मे बी एबल टू लिव फ्रीली एंड विद मिनिमम कंस्ट्रेंट्स. मतलब अपने आप से मतलब जितना रखेंगे उतना हम अच्छे से जी पाएंगे, ठीक है. ये हमें क्यों कंस्ट्रेंट्स ज़रूरी है.
Ideally, in a free society, we should be able to hold our views and develop our own rules of living and मतलब दूसरों पे इतना ध्यान मत दो, तुम अपने आप पे ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है, ये सब. Sometimes we think that a strong commitment to our beliefs requires that we must oppose all those who differ from. इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को बिलीव दिखाने के लिए हम दूसरों के डिसीजंस पे या दूसरों के व्यूज़ पे डिफ़र करें, ठीक है, या पे थोपें. मतलब दूसरों के अलग होते हैं, हमारे अलग होते हैं, दूसरे के व्यूज़ अलग होते हैं, हमारे अलग होते हैं, दूसरे के ओपिनियन अलग होते हैं, हमारे अलग होते हैं. तो ना हमें उन्हें थोपना, ना हमें उसको डोमिनेट करना कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर, ये नहीं, वो कर, ऐसे कर, ठीक है. तो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाउएवर इज टू आइडेंटिफाई विच कंस्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम आर नेसेसरी. कौन से रिस्ट्रिक्शंस जो फ्रीडम पे नेसेसरी है, जस्टिफिएबल है, नहीं है, कौन सा है, कौन सा नहीं है. What sort of authority external or to the individual may justify say what can be done, what कौन मतलब जस्टिफाई करेगा, कौन सी अथॉरिटी जस्टिफाई करेगा कि ये सही है, ये गलत है, ठीक है, ये सब. नेक्स्ट आते हैं हम हार्म प्रिंसिपल. ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे, उन सब का आंसर करने के लिए पहले हमें ये देखना चाहिए कि कितनी लिमिट्स लगाई जा रही है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इन ऑपोजिशन का, ये सब, ठीक है. अगर हम बात करें हार्म प्रिंसिपल की, तो दो एक्शंस में ये होता है, एक तो यही सेल्फ रिगार्डिंग और ये होता है अदर रिगार्डिंग. अगर हम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस की बात करें, ये वो एक्शंस हैं जिसका कॉन्सिक्वेंस तुम्हें खुद को होएगा, दूसरे को नहीं होगा, ठीक है. कोई भी तुम डिसीजन कर रहे हो, कोई भी व्यू कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, इसका तुम्हें जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो तुम्हें खुद को होगा, दूसरों को नहीं होगा. He argues that with respect to actions or choices that affect only oneself, self-regarding actions, the state or any other external authority has no business to interfere. मतलब कोई भी interference दूसरे की नहीं होगी. और put in simple language, it would be that is my business. I will do it. I will do what I like. और how does it concern you if it does not affect you. मतलब ये मेरा बिजनेस है, मुझे जैसे करना होगा मैं वैसे करूँगी. या फिर हाउ डज मतलब तुम्हें क्या इससे कंसर्न है, तुम्हें इससे अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब. मतलब जो भी इफेक्ट हो रहा है तुम्हें हो रहा है. जैसे अब पढ़ाई को लेके मान लो, ठीक है, तुम कर रहे हो, तुम खुद के लिए करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम अपने लिए करोगे, इससे दूसरे एक्सटर्नल अथॉरिटी का कोई एक्शन नहीं है, ठीक है. जो भी तुम्हें एडवांटेज होगा तुम्हें होगा, डिसएडवांटेज होगा तुम्हें होगा. ये सब सेल्फ रिगार्डिंग में आ गया. अगर हम अदर रिगार्डिंग की बात करें, जो एक्शन जिसका कॉन्सिक्वेंसेस हमें ना पढ़ के दूसरों को हार्म हो रहा है, ठीक है, एक्शंस जो कि हम दूसरों को हार्म पहुंचा रहे हैं, ठीक है, इन सब केसेस में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होती है. अब मैंने एक एग्जांपल दिया था तुम्हें डीजे का, ठीक है, तुम बजा रहे हो, लाउड म्यूज़िक बजा रहे हो, ठीक है, दूसरे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो वो बोलेंगे, इंटरफेरेंस होएगा. इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब लीगल एक्शन लेने लग जाएंगे, तुम पे पुलिस केस कर देंगे या कुछ भी नहीं, बट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होगा. आफ्टर ऑल, इफ़ योर एक्शंस कॉज मी हार्म, देन श्योरली आई मस्ट बी सेव फ्रॉम सच हार्म बाय सम एक्सटर्नल अथॉरिटी. मतलब अगर तुम्हारे एक्शंस मुझे हार्म करेंगे तो मैं अपने आप को सेव करूँगा, किसकी मदद लेके, एक्सटर्नल अथॉरिटी की लेके. In this case, it is state which can constrain a person from acting in a way that causes harm to someone else. ठीक है. People should be ready to tolerate different views of. मतलब लोगों को इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि टॉलरेट कर पाएँ डिफरेंट व्यूज लाइफ को, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को, डिफरेंट इंटरेस्ट को, जिससे कि उनको हार्म ना हो दूसरों को. बट सच टॉलरेंस नीड टू बी एक्सटेंडेड टू व्यूज एंड एक्शंस which may keep people in danger of foment hatred against them. Hate campaigns होते हैं फिर, है ना, ये सब. Actions that cause serious harm are actions on which constraints can be imposed. Actions जो कि serious harm होते हैं, obviously उन पे constraints को impose करा जाएगा. In the constitution discussions in India, the term used for such justification कंस्ट्रेंट इज़ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस. ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस नाम दिया गया है जब सीरियस हार्म करते हैं दूसरे, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये सब जो है वो सीरियस हार्म है. एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफेयर करेगी,
ठीक है। इंटरफेयर करेगी तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मानी जाएगी, ये अनरीजनेबल नहीं मानी जाएगी। या ये तुम यूँ नहीं बोल सकते कि तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, मेरे पास फ्रीडम थी मैंने मार दी, ऐसे नहीं बोल सकते ना, ठीक है। द रिस्ट्रिक्शंस मे बी देयर बट दे मस्ट बी रीजनेबल, that is capable of being defended by reason, not excessive, not out of proportion to the action being restricted, since then it would impose impinge on the general condition of freedom in society, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो अगर हम नेगेटिव लिबर्टी की बात करें, इसका मतलब ये है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वुड बी इनवायलेबल, मतलब जहाँ पे उसको कोई भी रोक टोक ना हो, कोई भी ये ना हो कि वो लाइक कोई भी वो ना कर रहा हो, डिसओबे ना कर रहा हो किसी चीज़ को, जिसमें जो उसका मन करे वो कर सकता है, जो उसका मन करे वो बन सकता है, ये सब। और अगर तुम्हें बोले कि कोई नेगेटिव लिबर्टी की डेफिनेशन, तो यही है, negative liberty seeks to define and defend an area in which the individual would be inviolable, in which he or she could do or be or become whatever he or she wish to do or become, ठीक है। जहाँ पे एक्सटर्नल अथॉरिटी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। वो एरिया जो भी कहीं पे भी नॉन इंटरफेरेंस होता है। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि मतलब वो एरिया कौन डिफाइन करेगा कि वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अभी भी इस पर डिस्कशंस चल रही है कि ऐसा क्या मिनिमम एरिया है या कुछ भी, ठीक है। और हम एक अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं, या फिर जो स्कूल में पहन रहे हैं, या जो प्लेइंग फील्ड में पहन रहे हैं, या जो ऑफिस में पहन रहे हैं अपने मनपसंद कपड़े, क्या वो मिनिमम एरिया में आते हैं? क्या हम अपनी पसंद के कपड़े पहन रहे हैं, या फिर कोई हमारे एक्सटर्नल अथॉरिटी हमें बता रही है कि तुम ये कपड़े पहनो, जैसे ICC और CBSE बता रही है, ठीक है। हम क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से एरिया का हम मास्टर हैं, कौन सा एरिया हमारा है, कौन सा नहीं है, ठीक है। और अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो काफ़ी डिस्कशंस बहुत पुराने टाइम से चल रही है, जिसमें गांधी जी और अरविंदो जी, बहुत सारे थिंकर्स ने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करे हैं, ठीक है। बेसिकली पॉजिटिव लिबर्टी को कहा गया रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जैसे हम ये वाला एग्जांपल देखो, लाइक फ्लावर दैट ब्लॉसम व्हेन द सोल इज़ फर्टाइल, द सन इज़ जेंटल। एक फ्लावर जो है कब खिलता है, कब अच्छे से खिलता है? जब उसकी आसपास की सॉइल फर्टाइल होगी, सन जेंटल होगा, उसके आसपास मतलब उसको केयर मिलेगी, पानी सही से मिलेगा, ठीक है। वैसे ही एक इंडिविजुअल तभी डेवलप कर पाता है जब सोसाइटी उसको अपॉर्चुनिटी देती है डेवलप करने के लिए, ठीक है, उसकी केयर करती है, या फिर जो भी कंडीशंस ऐसी प्रेजेंट करती है, ठीक है। ये सब है पॉजिटिव लिबर्टी में। दैट इज़ द पर्सन मस्ट बी कंस्ट्रेन, मतलब पर्सन के ऊपर वो ना हो, कोई भी वो ना हो कि पॉवर्टी ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो उनको डेवलप होने के लिए, ठीक है। ये सब है पॉजिटिव लिबर्टी में। Positive liberty recognizes that one can be free only in society and hence trying to make the society such that it enables the development of the individual, whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference and not with the conditions in society outside this area as such, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो अगर हम बात करें उसकी नेगेटिव लिबर्टी की, तो सब चाहते हैं कि भाई हमारे पास नेगेटिव लिबर्टी ज़्यादा हो, क्योंकि हमारे पास काफ़ी एरिया है जिसमें कोई भी आके हमें इंटरफेयर ना करे ऐसे। तो अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो ये एक सबके पास फ्रीडम है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। अगर हम इसको सिंपल मीनिंग देखें तो जहाँ पे कोई हमें रिस्ट्रिक्ट ना करे कि तुम ये नहीं बोल सकते, तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे सब, ठीक है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन नहीं हैं, तो इसमें जैसे कि मान लो बैनिंग ऑफ बुक्स होता है, कुछ फिल्म्स को, कुछ मूवीज़ को बैन कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? ऐसे लगता है कि हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और बैन करने में कितना टाइम लगता है? 8 से मतलब बहुत कम, और मतलब ना कि ये बैन करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, राइट। तुम कब तक बैन करोगे उसको? इंस्टेड बैन करने के अलावा उसको ये बैठ के सोचो कि भाई इस बंदे ने ये
मतलब लिखा है, तो बुक लिखी है तो ऐसे क्यों लिखा, उसके थॉट्स क्या होंगे, मतलब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लो उसका, नाइदर कि उसको जाके बैंग कर दो उस बुक को। ऐसी एक मूवी थी जो कि दीपा मेहता बनाना चाहती थी विडोज़ के ऊपर, विडोज़ इन वाराणसी के ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहती थी। लाइक विडोज़ का मतलब जो कि हस्बैंड की आफ्टर मैरिज जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को विडो बोला जाता है। और इन पास तुमने देखा होगा कि तुमने पढ़ा भी होगा कि कितना लाइक अच्छा ट्रीट नहीं करते थे विडोज़ को, एक सर्वेंट के रूप में देखते थे, उनकी फैमिली अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, सोसाइटी अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी विडो को ऐसे। तो उसमें दीपा मेहता जी को मना कर दिया गया था कि तुम ये फ़िल्म नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मूवी है ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी, तो सबसे पहली बात इंडिया का नाम ख़राब होगा कि ऐसे से है। तो ये एक और रीज़न था इस चीज़ को बैन करने का। लेकिन तुम कब तक इस चीज़ को बैन करोगे, कब तक इस चीज़ से पीछा हटोगे। तो एक वॉल्टेयर जी ने, एक थिंकर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट कही थी, आई डिसअप्रूव व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। मतलब तुम जो बोल रहे हो मैं उसको अप्रूव नहीं कर रहा, तुम्हारी थिंकिंग अलग है, मेरी थिंकिंग अलग है, मैं उसको अप्रूव नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारा हक है कहना, ठीक है। और जब तक तुम बोलोगे, तुम कहते रहोगे और मैं इसको अपनी डेथ तक डिफेंड करता रहूँगा, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। तो we begin by saying that freedom is the absence of external constraint. We have now come to realize that freedom embodies our capacity and our ability to make choices. And when we make choices, we have also to accept responsibility for our actions and their consequences. ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से ही हमने ये पढ़ा है कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स है, बट हमने देखा भी है कि कंस्ट्रेंट्स लगाना भी ज़रूरी है। फ्रीडम के लिए कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं सोसाइटी में। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये PDF के ये जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लस इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके देख लेना और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम भी, वहाँ पे भी डेली अपडेट्स आते रहते हैं। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टाटा, बाय बाय।